Very good morning, everyone. In the last class, what we have discussed section 14, section 28. ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे. अरे अरे लीजिए, कोई बात नहीं. सुनिए, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 14 को डिस्कस किया था और 48 को डिस्कस किया था. 14 जो था ये बात करता है कोर्स ऑफ बिजनेस की. अब कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ भी हो सकता है. कोर्स ऑफ बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है. अब कोर्स ऑफ बिजनेस में अकाउंट्स भी इंक्लूड होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस को हमेशा नहीं कह सकते कि हम इसको आइसोलेशन में रीड नहीं कर सकते कोर्स ऑफ बिजनेस को. ठीक है, कोई भी चीज़ की एंट्री की जा रही है, चाहे वो होटल वाला एंट्री कर रहा हो या फिर वो एंट्री पंडित जी अपने रजिस्टर में कर रहे हो, वो सब चीज़ें क्या है सर, उनके कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है. ठीक है, जैसे शमशान घाट में जब किसी को जला दिया जाता है तो वहाँ से एक रसीद मिलती है. वो रसीद जब आप सबमिट करते हो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए, तब जाके डेथ सर्टिफिकेट मिलता है. समझ में आई बात? तो वो लोग भी जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो भी सब क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस में रिलेवेंट है. आप प्रोविजंस को समझने की कोशिश कीजिए. ये प्रोविजंस क्यों बनाए गए हैं कोर्ट के सामने. देखिए, इन प्रोविजंस को बनाने के पीछे का जो मेन एम था वो ये था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन अराइज हो, जब भी इस तरह की परिस्थितियां कोर्ट के सामने आए, तो कोर्ट हमेशा ये इस बात को लेके वो रहे कि उसको कौन सी चीज को एडमिसिबल करना है, रिलेवेंट करना है. आप ये कह सकते हो कि हाँ, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं सेक्शन 14 और सेक्शन 14 एंड 28, लेकिन 28 इज मोर विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स. जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर होटल जा रहा हूँ मैं और होटल के रजिस्टर में मैं एंट्री कर रहा हूँ, रजिस्टर में जो होटल के रजिस्टर में जो मैंने एंट्री करी है दैट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 14. लेकिन अगर वही चीज़ सेम चीज़ अगर मैंने कोई पेमेंट किया था और पेमेंट को उन्होंने चीज़ को रखा हुआ है, तो वो 28 के अंदर रिलेवेंट है. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमारा हो गया था. तो हम बात करते हैं सेक्शन 26B की. अब सेक्शन 26B क्या है सर? सेक्शन 26 में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 4 तरह की कंडीशंस होती है. कौन बताएगा 4 तरह की कंडीशंस क्या होती है सेक्शन 26 की? हाँ जी, क्या है 4 तरह की कंडीशन सेक्शन 26 में? सेक्शन 26 कहाँ पे लागू होता है? किन 4 कंडीशन पे सेक्शन 26 लागू होता है? बताएगा कोई मुझे? सेक्शन 26 की 4 कंडीशंस क्या है? हाँ बताइए. हाँ, वो 4 कंडीशंस. ठीक है, डेथ हो गई है. डाइन डिक्लेरेशन मत बोलिए, डाइन डिक्लेरेशन वन ऑफ द पार्ट है सेक्शन 26 का. आप जो हाँ, आ नहीं रहा, आने में समर्थ है. मैंने ये आपको ये बताया था, मैंने आपको सेक्शन 26 में मैंने आपको ई पढ़ाया होगा, तब मैंने आपको नहीं बताया. आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं घर पे, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए प्लीज. देखिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं है. घर जाके रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आप घर जाके रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को, dead, unable to find, incapable of giving evidence, attendance cannot be made. पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए प्लीज. और जयपुर आने का मकसद पढ़ाई करना है. तो घर वालों को तो समझाइए कि थोड़ा पढ़ने दीजिए मुझे. हमने सेक्शन 26 के, आप याद कीजिए, जहाँ पे हमने रिलेशनशिप की बात करी थी, जहाँ पे मैंने सेक्शन आपको 7 पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको रिलेशनशिप पढ़ाया था, सेक्शन 26 का ई में पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन 26 का ई में एफ पढ़ा चुका हूँ. और दोनों में मैंने ये बात बताई थी आपको कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मैंडेटरी कब होगा. अब बात करते हैं अकाउंट्स के लिए, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर्स ऑफ बिजनेस की बात. ये पूरा जो
टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है कोर्स ऑफ कारबार के अनुक्रम में। अभी कारबार का अनुक्रम होता क्या है, इसके लिए हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 14 पढ़ा, सेक्शन 28 को पढ़ा। आज पढ़ना है सेक्शन 26B। 26 चार कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करता है। पहले ये सेक्शन 32 था, अब ये क्या बन गया है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आज तो बैरेक्ट आ गया, मतलब क्लास में नया। अच्छा बैरेक्ट है, पढ़िए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप बैरेक्ट लाए। इच्छा शक्ति बहुत है इस लड़की ने पढ़ाई की। आप ये मेरे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इनके अंदर मैंने वो इच्छा शक्ति से इनको देखा है कि जब ये सिर्फ टाइम पास के लिए क्लासेस अटेंड करने आती थी और अब ये इंटरेस्ट के साथ क्लास को सुनने आती हैं, नोट्स लिखती हैं, हर चीज नोट करती हैं। जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको तो सभी सफल बना देंगे, लेकिन जो बच्चा उस परिवेश से आया है, उस ग्रामीण परिवेश से आया है, जो मतलब रूरल बैकग्राउंड से है, वो बच्चा जिसको लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसका इंटरेस्ट पैदा करो तो मेरे लिए फिर वो बहुत बड़ी जीत होती है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वो तो इंटेलिजेंट है ही, उसको तो सभी पूछ रहे हैं। लेकिन एक बच्चा जो सिंसियर है, लॉ के अंदर सिंसियरिटी चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए। इस लॉ फील्ड के अंदर, लॉ फील्ड में तुम्हें बहुत मिरेकल्स नहीं करने होते। यहाँ पे एक और बात याद रखना, जो बहुत कॉलेज में टॉपर रहेगा और जो बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चा रहेगा, उसका कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है इस फील्ड में, ये भी याद रखना। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे कोई टॉपर रहा हो और वो आरजेएस बन गया हो या फिर पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया हो उसने। क्योंकि सिंसियरिटी और डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग, ये बहुत सारी रेयर कॉम्बो है जो कम बच्चों में मिलता है। आप देखना जितने भी बच्चे आरजेएस बनते हैं, मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और बहुत मीडियोकर पढ़ाई में होंगे। तो बहुत सुपर हाई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं होता है। जैसे तुमको लगता है ना कि जो बच्चा जज बन रहा है उसमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, नहीं, वो बहुत हाईली टैलेंटेड नहीं है। जो बच्चा जज बन रहा है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसने अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम किया है, मेंस में अच्छे नंबर लेके आया है। चलिए देखिए, सेक्शन 26 चार कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 26 जो है वो चार कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करता है। पहली बात तो जब कोई पार्टी इसकी डेथ हो गई हो, जो डेड हो, या फिर वो पार्टी जो मिल नहीं रहा हो, वो पार्टी जिसको आप बुलाने में असमर्थ हो, या जो असमर्थता हो उसके अंदर एविडेंस देने की, अनेबल हो एविडेंस देने के लिए। मिल तो रहा है लेकिन लकवा हो गया उस आदमी को, पैरालाइज हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। या फिर कोर्ट का बहुत डिले और एक्सपेंसेस होगा, कोर्ट का बहुत डिले और एक्सपेंस होगा अगर उसको आपने उसको बुलाया तो। ये चार तरह की कंडीशंस हैं। अब बच्चा क्या कहता है कि सर डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन। अरे डाइंग डिक्लेरेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट। इस सेक्शन के अंदर 8 तरह की बात की गई है। अब ये कंडीशंस होती क्या है और सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, जब वो स्टेटमेंट कॉज ऑफ डेथ से, या फिर जिन सर्कमस्टांसेस में कॉज हुई है, जिन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है, या तो मृत्यु के कारण से, या फिर जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, अगर उससे रिलेटेड है तो वो बन जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि डेथ वाली कंडीशन फुलफिल होती है। समझ में आई बात? कोर्स ऑफ बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं, 26B की हम बात कर रहे हैं, तो कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हुआ है सर? जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी और माताजी की शादी हुई थी 1990 में, समझना बात, 1990 में मेरे पापा और मम्मी की शादी हुई थी, ठीक है। और उन्होंने जहाँ शादी करी थी, सपोज वो एक आर्य समाज मंदिर था। क्या मंदिर था वो? आर्य समाज मंदिर था। अब आर्य समाज मंदिर में जब शादी करते हैं आप, तो रजिस्टर में एंट्री की जाती है, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि लड़की की उम्र एटलीस्ट 18 हो और लड़के की उम्र 21 हो। ये दो चीजें अगर आपकी पूरी है तो आप जाओ आर्य समाज मंदिर में रजिस्ट्रेशन करवाओ, कुछ 1500-2000 की पर्ची कटती है और आपको बुला देंगे कि आप इस दिन आ जाइए, आपकी शादी करवा देंगे। अब आर्य समाज मंदिर में मान लीजिए शादी करी थी उन्होंने, वहां के 1990 के रजिस्टर में वहां के एक पंडित जी थे, उनके साइन है
कि भाई मैं इनको डिक्लेयर करता हूँ एज ए हस्बैंड और वाइफ, हाँ मैंने इनके फेरे करवा दिए हैं और भैया आज की तारीख से इनको, इन्होंने सब पूरा स्टेटमेंट लिख के भाई आज की तारीख से इनको हस्बैंड और वाइफ मानता हूँ मैं, ठीक है। अब कल को मान लीजिए सवाल ये आता है, कल को मान लीजिए कोर्ट में क्वेश्चन ये होता है कि भैया ये, कल को मान लीजिए जो आदमी है वो रिफ्यूज कर देता है बोलने के लिए कि भाई शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जिन केसेस में अरेंज नहीं हुई है, लव मैरिज है और कहीं भाग के शादी करी है, कल को अगर आदमी मना कर दे कि भाई हमारी शादी नहीं हुई कभी भी, हो सकता है ना कि घर वालों के 1-2 साल बाद 3 साल बाद इन्फ्लुएंस में आ जाए, बोले कि देख दूसरी लड़की दिखाएंगे तेरे को, दूसरी शादी करवाएंगे, क्या पता मना कर दे फिर। सो द थिंग इज, अगर वो रिकॉर्ड में एंट्री बनाई गई थी 1990 में, कोई अगर एंट्री थी और वो रजिस्टर आज भी आर्य समाज मंदिर के ऑफिस की रजिस्ट्री में पड़ा हुआ है, तो आप उसको लेके आइए, रिकॉर्ड, सर्टेन रिकॉर्ड प्रोड्यूस कीजिए। आज अगर आप जाएंगे इस पंडित जी को लेने, ये तो इनकी तो सर डेथ हो गई होगी, मान लीजिए डेथ हो गई है इनकी, या फिर ये मिल नहीं रहे, या फिर ये अनेबल टू कॉल है, अनेबल टू गिव एविडेंसेस है, या फिर ये जाके अपने बच्चे के साथ चले गए यूएस रहने, तो मतलब कोई भी कंडीशन अगर है तो उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट क्या होगा सर, रिलेवेंट होगा। बात समझ में आई। अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है, ये किसमें लिखा है, कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखा है। किसमें लिखा है, कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो उनका डेली का काम है। समझ में आई बात, उनका जो यूजुअली काम है उसने उसी स्टेटमेंट में वो चीज लिखी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इलिस्ट्रेशन पढ़िए आप, इसका इलिस्ट्रेशन पढ़िए 26B का एक इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, सी, इसका सी इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे प्लीज। The question is whether A was in Nagpur on given day. Statement in the diary of the deceased solicitor regularly kept in the course of business that on the given day the solicitor attended A at a place mentioned in Nagpur for the purpose of conferring with him upon specified business is relevant fact. क्या लिखा हुआ है, प्रश्न ये है कि क्या अमुक दिन नागपुर में था, कारोबार के मामूली क्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सॉलिसिटर की डायरी में कथन कि अमुक दिन वो सॉलिसिटर नागपुर में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारोबार के बारे में विचार विमर्श करने के प्रयोजनार्थ के पास रहा है, सुसंगत है। मतलब उसने जो एंट्री करी है अपनी डायरी के अंदर, वो चीज क्या है, रिलेवेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि 26 में 4 कंडीशंस होती है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पूछूं कि 26 की 4 कंडीशंस क्या है, तो प्लीज जवाब आना चाहिए, और जवाब नहीं आएगा तो मैं क्लास से भगा दूंगा, ठीक है ना। 26 की 4 कंडीशंस क्या है पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट सेक्शन है। इंपोर्टेंट मतलब अब याद कीजिए, अगर एविडेंस का 32 इंपोर्टेंट हुआ करता था, एविडेंस 1872 का, तो अब इंपोर्टेंट सेक्शन क्या हो गया है, 26। अब 26, सेक्शन नंबर 26 बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत रिलेवेंट है। ये 4 कंडीशन हमेशा याद रखना। अगर वो मृत मिलता नहीं है, असमर्थता है बुलाने में, या देरी और विलंब होगा। अकाउंट्स में पैसा की हिसाब होता है ना, बस अकाउंट्स। देखिए सर का सवाल ये है कि क्या ये अकाउंट्स में भी रिलेवेंट हो सकती है। देखिए जहां पे भी पैसे की बात आएगी, पैसा हमेशा रिलेवेंट कहाँ बनेगा, 28 में, 28 में, क्योंकि मैंने आपको कल बताया कि मैं होटल में गया था, मैंने रजिस्टर में एंट्री करी है, तो वो 14 में रिलेवेंट है। वो कहाँ रिलेवेंट है, 14 में। लेकिन जहां पे मैं बात करता हूँ, जहां कहीं भी मैं बात करता हूँ किस चीज की, जहां कहीं भी मैं इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ कि अकाउंट की बात है, मैंने जो एटीएम स्वाइप कराया या ऑनलाइन पेमेंट किया, जो भी रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन है, वो सब 28 में चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अकाउंटेंट एक्सपायर हो गया है, सुनिएगा आप इधर, अकाउंटेंट अगर एक्सपायर हो गया है, जिस अकाउंटेंट ने वो अकाउंट नोट किया था, अगर वो अकाउंटेंट एक्सपायर हो गया है या फिर नहीं मिल रहा है या फिर अनेबल है उसको बुलाना, असमर्थता है बुलाने में उसको, या डिले और एक्सपेंस होगा कोर्ट का, तो फिर वो 32 के बी में भी फॉल कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रोविजन एक ही जगह फॉल करेगा। कंडीशंस अगर ये 4 फुलफिल कर रहा है, मान लीजिए जिस अकाउंटेंट ने एंट्री की थी, जिस अकाउंटेंट ने क्या की थी सर, एंट्री की थी आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, अब वो नहीं मिल रहा है, डेथ हो गई है उसकी, तो उसके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट हो जाता है। जैसे आप पुलिस को बयान दर्ज कराते हो, ठीक है, पुलिस के स्टेटमेंट हम 161 में लेते हैं सीआरपीसी में। अब पुलिस को स्टेटमेंट जो दिया है, टेक्निकली क्या बात होती है
कि जैसे जब भी कोई क्रिमिनल केस होते हैं तो क्रिमिनल केसेस के अंदर कभी भी विटनेसेस को नहीं मारना चाहिए। अगर आप गवाहों को मार देते हो ना, वही केस फंस जाता है आपका उल्टा। जैसे आसाराम बापू वाले केस में हुआ, राम रहीम वाले केस में हुआ, उसमें विटनेसेस की डेथ हुई। इन केसेस में जब कभी भी विटनेसेस को मारना स्टार्ट कर देते हो तो उनके स्टेटमेंट क्या बन जाते हैं, टाइम डिफेंस बन जाते हैं, क्योंकि वो फॉल हो जाते हैं 26 के ए पॉइंट में। अभी डायरेक्शन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, लेकिन 26 के ए में वो चले जाते हैं। और जैसे ही वो वहां जाते हैं वो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाता है और एडमिसिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन इज सो मच हाई। डायरेक्शन की एडमिसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जब मैं पूरा अभी चैप्टर खत्म कर दूंगा 50 तक, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि किसकी एडमिसिबिलिटी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होती है। देखिए मैं आपको रफली एक डायग्राम बना देता हूँ। अभी तुम ज्यादा सवाल मत पूछना क्योंकि टॉपिक तुमने पढ़े हुए नहीं है। अगर मैं एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स की बात करता हूं तो सबसे हाई जो होती है डायरेक्शन सबसे ज्यादा है। डायरेक्शन की एविडेंशियरी वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर इसके पीछे एडमिशन, कन्फेशन, मैं एविडेंशियरी वैल्यू बोल रहा हूं, साक्ष्यिक मूल्य बोल रहा हूं, ठीक है। एक्सपर्ट, करेक्टर। करेक्टर सबसे लास्ट में आता है। करेक्टर कहां आता है सर? सबसे लास्ट में। चरित्रशील का जो आप साक्ष्य देते हो ना। अभी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है सर, कि कौन सा एविडेंस देने पर कोर्ट ज्यादा कन्विंस होगा। तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन की एविडेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। फिर अगर आप कोई भी एडमिशन करते हो तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा अच्छी होती है। कन्फेशन, फिर एक्सपर्ट, और फिर अपना कैरेक्टर शील के रिगार्डिंग जो भी आप अपने साक्ष्य दे रहे हो। बात समझ में आई? हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी यहाँ तक हम अभी तक ये किया है हमने, अभी तक हमने क्या किया है, अभी सिर्फ ये किया है। उसका मैंने आपको बताया था कि इसकी वही साक्षिक मूल्य होता है इसका जो कि 313 का होता है। याद करो। अरे याद ही नहीं याद है? अरे कैरेक्टर पढ़ा दिया ना। इसका साक्षिक मूल्य क्या बताया था कि सेम 313 की तरह होता है। 313 सीआरपीसी, 313 सीआरपीसी। और मैंने कहा था अभी 351 है। हाँ अभी का 351 होगा। 313 सीआरपीसी की तरह ही इसकी साक्षिक मूल्य होता है। और साक्षिक मूल्य इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ कोर्ट ये एग्जामिन करती है कि इट इज ऑन द राइट लाइन और कॉन्ट्रेरी टू द अदर फैक्ट्स। ये बात समझ में आए? ये बात समझिएगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं लेके जाना चाहता आपको, क्योंकि अभी सिर्फ 28वां लेक्चर चल रहा है साक्ष्य अधिनियम का। और साक्ष्य अधिनियम आराम से पढ़ लीजिए। देखिए बात क्या होती है, जब आप किसी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर होता है, आपका वो सब्जेक्ट अगर क्रिस्टल क्लियर है, अगर उसके हर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तो क्रिस्टल क्लियर तो तभी होंगे ना जब आप उस पर नोट्स को लिखेंगे और बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि सारी बात बहुत कंसेप्चुअल है। एविडेंस एविडेंस कहीं कहीं पे 15-20 लेक्चर 25 लेक्चर में खत्म होता होगा, लेकिन सर अपने यहाँ पे एविडेंस के 14-15 सेक्शंस में नहीं होते 30 दिन में। क्यों नहीं होते? ऐसा भी होगा कि मैं ज्यादा 28 में इसमें टोटल 80 लेक्चर्स लूंगा। कितने लेक्चर्स लूंगा? 80 लेक्चर लूंगा मैं इसमें। आज ये 28वां लेक्चर चल रहा है। अब आप कहोगे सर मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट सिर्फ 50 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट सबसे टफ है। इस पार्ट को समझाने में बहुत एफर्ट लगता है। समझ में आई बात? ये पार्ट से बहुत सवाल आते हैं मेंस के, इस बात को हम पढ़ रहे हैं। अगर मुझे इनिशियली 50 सेक्शन करवाने में 50 क्लासेस भी लगती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाली क्लासेस टाइम नहीं लेती, सिवाय कुछ कुछ टॉपिक्स के। पीछे वाली क्लासेस टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर कोई भी अकाउंट में एंट्री करिए एंड द पर्सन इज फॉलिंग अंडर दोज कंडीशंस, तो वो कहां पे रिलेवेंट हो जाता है सर? वो 26 के बी में रिलेवेंट हो जाता है। इसका इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है इलस्ट्रेशन सी है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए सेक्शन 119 एफ देखेंगे। अब कोर्ट क्या करता है? प्रिजम्पशंस की बात करता है। आप लोगों को मैंने प्रिजम्पशंस पढ़ा दी है, आप लोगों को मैंने उपधारणा पढ़ा दी है, ठीक है। उपधारणा में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कहां दिया हुआ है सर? मैं प्रिज्यूम
कौन सेक्शन में दिया हुआ है मैं प्रेज्यूम? 2H। देखिए एक बार कहाँ दिया हुआ है? 2H में दिया हुआ है। अब मैं प्रेज्यूम के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखिए वो फैक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर कोई पार्टी चाहे तो उसको डिस्प्रूव कर सकती है, ठीक है, ना साबित किया जा सकते हैं। ऐसे तथ्य क्या होते हैं? वो तथ्य होते हैं जो कि न्यायालय जिन पर विश्वास करती है, और अगर कोई पक्षकार चाहे तो उनको ना साबित कर सकता है, उसको डिस्प्रूव कर सकता है, ठीक है, उनके एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव किया जा सकता है। उसी का सेक्शन है 119। अब 119 थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है। 119 में आइए प्लीज, 119 निकालिए। 119 एक अलग तरह की बात करता है। मैं आपसे इंटरकनेक्टेड में पढ़ा ही रहा हूँ, प्लस मैं 119 में भी ये सब चीजें पढ़ाऊंगा आपको। ये बात मत सोचिएगा 119 का हमने ये पढ़ लिया या फिर 26 का हमने ये पढ़ लिया। मैं लिखवाऊंगा सब कुछ और बताऊंगा भी सब कुछ, लेकिन अभी आप देखिए 119। सर कहीं कहीं पे क्या होता है, लॉ के अंदर कुछ परिस्थिति ऐसी दी हुई है जहां पे कोर्ट प्रेज्यूम करता है एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। मतलब कोर्ट ऐसा मानता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। क्या बोलता है कोर्ट? हाँ ऐसा हो सकता है। क्या पता, ऐसा हो सकता होगा, ऐसा हुआ होगा। कोर्ट जनरली बात कहता है कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा, छोड़ो। कुछ कुछ परिस्थिति क्या है सर, किसकी चीज पे डिपेंड करती है? अगर आप इसको पढ़ेंगे, द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड बीइंग हेड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स। नेचुरल इवेंट्स, human conduct, public business, प्राइवेट बिजनेस। समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सेक्शन 119 कोर्ट को ये पावर देता है कि जब कभी भी ये चार तरह की चीजें हों तो कोर्ट में प्रेज्यूम कर सकता है, कोर्ट उपधारणा कर सकता है कि ऐसा हुआ होगा। किस किस परिस्थितियों में होता है ऐसा, वो समझेंगे। इसमें क्या है सर, सेक्शन 119 एक बहुत स्पेशल सेक्शन है। क्या है? बहुत ज्यादा स्पेशल सेक्शन है। स्पेशल सेक्शन क्यों है सर 119? क्योंकि इसमें जो इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वो उसके अपवाद हैं। मतलब जो सेक्शन 119 के जो इलिस्ट्रेशंस हैं दे आर एक्सेप्शंस टू द प्रोविजन। मतलब ये पूरे लॉ में, आप पूरे आरजीएस का सिलेबस में 18 सब्जेक्ट्स हैं अपने, ये सेक्शन जैसा कहीं नहीं है। अभी जितना समझ में आता था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी समझ सकते हैं, लेकिन जिसको समझ में आएगा वो ठीक है। मतलब इसमें क्या है, 119 में जो जनरल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो रूल्स दिए हुए हैं, आप समझ लीजिए कि जो प्रोविजन दिए हुए हैं, अगर आप इनके एक्सेप्शन देखेंगे, अगर आप इसके अपवाद ढूंढने जाएंगे तो इसके अपवाद आपको कहां मिलेंगे? इलस्ट्रेशन में। मतलब जो 119 के जो दृष्टांत है वही इसके अपवाद है। कैसे? कौन क्या लिखवाया मैंने? 119F। 119F का इलस्ट्रेशन F देखिए, वो उसका एक्सेप्शन है। 119F का इलस्ट्रेशन नंबर F देखिए, यही उसका क्या है सर? अपवाद है, यही उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं 119F को। जनरल रूल है, हम उसको पढ़ते हैं कि सामान्य नियम क्या है। मतलब 119 में ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ये सब क्या है सर? सामान्य नियम है, ये जनरल रूल है। लेकिन उन सामान्य नियमों के जो अपवाद है वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं? समझ में ही बात? मतलब इन्होंने ये चाहते तो अलग से एक्सेप्शन भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, प्रोविजंस के साथ में उनके इलिस्ट्रेशंस दिए, और इलिस्ट्रेशंस ही क्या है? एक्सेप्शंस है। जैसे 119F जो प्रोविजन है उसी का अगर आपको एक्सेप्शन देखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसी का F नंबर का इलिस्ट्रेशन। ये बात समझ में आई?
ये बहुत स्पेशल प्रोविजन है। अभी बस अब मैं ऊपर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारे प्रोविजन को मैं सारे एक साथ क्यों लिखवाता हूँ, इसकी मेरी मंशा समझिए। मैं चाहूँ तो आपको ये सारे प्रोविजन अलग अलग भी पढ़ाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जब आप मेंस लिखें, जब आप मेंस में अपेयर हुए, तो आप अगर कोर्स ऑफ बिजनेस पूछा है या कस्टम पूछा है तो आप, या फिर रिलेशनशिप पूछा है, तो आप सारे प्रोविजंस को एक साथ लिखने की आपकी हैबिट हो। आप सारे प्रोविजंस को एक साथ लिखें। बात समझ में आई? हमें अच्छे नंबर तभी मिलेंगे जब हमने सारे प्रोविजंस एक साथ लिखे हैं, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर आंसर आपका जब फ्रेम होगा, क्योंकि आपने एक भी पॉइंट को मिस आउट नहीं किया है। यू हैवंट मिस आउट एनी सिंगल पॉइंट। समझ में आई बात? तो ये मत समझना है कि सर आप पीछे की चीज अभी यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए, पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है कि जो समझदार बच्चा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाकी जिसको नहीं पढ़ना हो तो फिर अपना जीवन देखे और अपनी व्यवस्था देखे। और क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं। प्रिजम्पशन की बात कर रही है, कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रिजम्पशन। चलिए 119 में देखिए एफ क्या बोलता है। 119 का एफ ये बोलता है कि अगर कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस को फॉलो किया है किसी पर्टिकुलर केस में, द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन ए पर्टिकुलर केस। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा ये समझिए। अगर कोर्ट ये मानेगा कि कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस को फॉलो किया गया है, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने 1 तारीख 2 हफ्ते पहले एक डेट लगी थी, कोर्ट ने कहा था आपको कि भैया समन भिजवा देगा। पार्टी ने बोला सर समन मुझे दे दो, मैं पर्सनल डिलीवर कर दूंगा समन को। अब पार्टी ने क्या किया, समन को कोरियर कर दिया खुद के एक्सपेंसेस पे। कोर्ट का समन था, पार्टी ने समन को डिलीवर कर दिया खुद के एक्सपेंसेस पे। 2 हफ्ते बाद, मतलब 2 हफ्ते बाद में पता चल रहा है कि भैया समन पहुंचा नहीं है पार्टी के पास, क्योंकि पार्टी अपेयर नहीं हुई और समन जो था ऑनलाइन शो कर रहा है। आजकल तो ट्रैकिंग नंबर आते हैं ना, हम कोरियर करते हैं तो ट्रैक कर सकते हैं, उसका ट्रैकिंग कोड होता है, हम जाके देख लेते हैं कि कहाँ पहुंचा है, कहाँ अटका हुआ है। मालूम पड़ रहा है कि समन डिलीवर नहीं हो पाया। लेकिन कोर्ट क्या मानेगी, कोर्ट ने तो 2 हफ्ते की डेट इसलिए दी थी ना आपको, ये सोच के कि भैया 2 हफ्ते बाद समन पहुंच जाएगा और पार्टी आ जाएगी। कोर्ट को लगता है कि कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में तो सम्यक कारोबार का जो अनुक्रम है, अगर उसमें जो चीज होती है वो वैसे ही होती है। जैसे मान लीजिए समन भेजना था मेरे को जोधपुर, तो मैंने स्पीड पोस्ट किया है, तो मतलब 3 से 4 दिन मैक्सिमम इतना ही लगेगा। अगर 1 डे डिलीवरी तो अगले दिन पहुंच जाएगा, उसके अगले दिन पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो कोर्ट ने ये सोचते हुए, कोर्ट ने पूछा था कि आप किससे स्पीड पोस्ट करेंगे, मतलब आप बाई सिंपल पोस्ट भेजेंगे, स्पीड पोस्ट भेजेंगे। तो पार्टी ने कहा सर स्पीड पोस्ट भेजेंगे। तो कोर्ट ने बोला ठीक है फिर 2 वीक के बाद की डेट रखते हैं। कोर्ट ने ये माना, ये प्रेज्यूम किया कि कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें हो जाती है। बात समझ में आई? अगर मुझे लेटर भेजना है तो डेफिनेटली लेटर 14 दिन में तो पहुंच ही जाएगा। कोर्ट ने ये सोचा कि पार्टी से जैसे पहुंचेगा वो आ जाएगा लेटर वापस। समझ में ही बात? ये तो है जनरल रूल। इसकी बात कौन कर रहा है? 119F। 119F पढ़िए एक बार, 119F पढ़िए प्लीज एक बार। द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन ए पर्टिकुलर केसेस। लिखा हुआ है विशिष्ट मामलों में कारोबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है। मतलब जितने दिन में उसको पहुंचना था उसमें पहुंच गया होगा। कोर्ट ने भी सोचा कि ठीक है, तुम लोग भी अगर कोर्ट में डेट दोगे, समन इशू करोगे, तो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस को तो फॉलो करोगे ना। लेकिन अगर, अब इसका एक्सेप्शन पढ़ते हैं। इसका एक्सेप्शन है इलस्ट्रेशन एफ में, और ये क्या है, इसका अपवाद है, इसका इसी का एक्सेप्शन है ये। इसका एक्सेप्शन देखिए, इसका अपवाद देखिए प्लीज। इनके पास में पुराना डायरेक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो 114 का एफ देखिए। देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर अ लेटर वाज रिसीव्ड। प्रश्नगत ये है भैया, प्रश्न ये है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था, क्या कोई लेटर रिसीव हुआ है। इट इज शोन टू हैव बीन पोस्टेड बट द यूजुअल कोर्स ऑफ पोस्ट वाज अनइंटरप्टेड बाय द डिस्टर्बेंस। तो उसका डाक में डाला जाना दर्शित किया गया है। मतलब पार्टी ने तो अपना स्लिप दिखाई ना सर कि मैंने तो पोस्ट कर दिया है सर। तो कहने का मतलब ये, पार्टी ने तो अपनी स्लिप दिखा दी कि भैया हमने तो भेज दिया है, स्पीड पोस्ट कर दिया है। लेकिन अगर
उपद्रव हो रखा है। मान लीजिए जोधपुर में किसी जिस एरिया में लेटर भेजना था वहां पे दंगे चल रहे हैं और 144 की धारा लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है उस एरिया में दंगे की वजह से। और वो जो सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, वो इंटरप्ट हो गई है अभी, क्योंकि जहाँ पे वो लोकल पोस्ट ऑफिस है वो लेटर आया, अगले दिन से दंगे स्टार्ट हो गए 5-7 दिन 10 दिन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने तो वही सोचा, कोर्ट तो हमेशा ये प्रिज्यूम करती है, कोर्ट तो हमेशा ये मैं प्रिज्यूम करके चलती है कि हाँ चीजें हो गई होंगी, कोर्ट ने सोच लिया कि हो गई होगी। लेकिन उसी का एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई किसी भी चीज ने उसको इंटरप्ट किया है, अगर किसी भी चीज की वजह से वो बाधित है, तो आप उसका एक अपवाद समझिए। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? एक बार 119 पढ़िए, एक बार 119 पढ़िए। The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened। ये लाइन पढ़िए बस। न्यायालय इससे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामलों के तथ्य के संबंध में है। तो न्यायालय क्या करेगा? इसका घटित होना उस विशिष्ट मामलों के तथ्य में, कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना सर। न्यायालय क्या करे, न्यायालय क्या कर सकेगा? न्यायालय ऐसा प्रिजम्पशन लेगा कि हाँ यार चलो ठीक है, ऐसा ही कुछ सो एंड सो फोर चीजें रही होंगी। समझ में ही बात? तो कोर्ट तो हमेशा ये मानता है कि हाँ लेटर गया होगा, पहुंच गया होगा, और तुम भी तो यही देख के डेट दोगे कल को जज बनोगे तो, कि हाँ 2 वीक में तो पहुंच जाएगा, 3 वीक में तो पहुंच जाएगा। हाँ समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है देन। अब बताऊं यहाँ पे ये जो 119 है, ये कौन से उसमें आ रहा है, श्रेणी में आ रहा है? इसमें आ रहा है 119। 119 का जो एफ है वो कौन से उसमें आ रहा है? पब्लिक बिजनेस इसमें आ रहा है, क्योंकि 4 तरह की चीजों के ऊपर ही कोर्ट सोचता है, ठीक है ना सर, हर चीज के ऊपर नहीं। मतलब अगर नेचुरल इवेंट है, ह्यूमन कंडक्ट है, तो सब कोर्ट उस चीज को ही ध्यान में रख के सारे प्रिजम्पशंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेवेंट हो रहा है सेक्शन 14 में, अकाउंट्स रिलेवेंट हो रहे हैं सेक्शन 28 में। कोई भी पर्सन जो 4 कैटेगरी में आ रहा है, डेथ हो गई किसी की, नॉट फाउंड है, अनेबल है, डिले और एक्सपेंस होगा, तो वो आ रहा है 26 के बी में। और इसका जो प्रिजम्पशन आ रहा है, इसका जो उदाहरण आ रही है, वो कहाँ आ रही है? 119 के एफ में आ रही है। आप जब इन चारों चीजों के आंसर्स को कंक्लूड करके लिखोगे तो फिर वो चीज परफेक्शन में आती है, ठीक है। इसका आंसर लिखवा दें एक अच्छा सा मॉडल आंसर। लिखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द प्रोविजंस, what are the provisions have been provided under, what are the provisions have been provided under, have been provided under भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम related to related to related to related to course of business, related to course of business, related to course of business। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कारोबार के अनुक्रम से संबंधित, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कारोबार के अनुक्रम से संबंधित, अनुक्रम से संबंधित क्या विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, क्या विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, क्या विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। सवाल ये है, तुम लोग लिख के लाओगे या मैं लिखवाऊं? बताओ, क्योंकि 4 सेक्शन है, चारों में पढ़ा चुका हूं। तुम लोग कैसे आंसर फ्रेम करते हो? क्या विशिष्ट प्रावधान दिए गए, तुम लोग लिख के लाओ, मैं तो लिखवा दूंगा, कल मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। कल तुम लिख के लाना और मैं देखूंगा एक एक बच्चे का आंसर, ठीक है ना। कल आप इसका आंसर लिख के लाएंगे, मेरे को देखना है आपके आंसर राइटिंग में कहाँ खामी है। और मुझे लगता नहीं है चारों सेक्शन समझ में आगे हुए। किसको करके कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे फ्रेम करना है, तो सीधा बैलेट खोलना और जो चीज उनको समझ में आती है ना उस चीज को लिखना। जिसको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स भी डाल सकते हो कि भैया कोर्ट न्यायालय का क्या इसमें उपधारणा है, उपधारणा क्या रहेगी इन कारोबार के अनुक्रम के मामलों में। छोटी छोटी हेडिंग्स में भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि कहाँ पे सुसंगत होगा, हेडिंग नंबर 1 डाली, उसके 3 प्रोविजंस लिखे, कहाँ पे उपधारणा दी गई है कारोबार के अनुक्रम में, आप उसको सुंदर बनाइए, ठीक है। आप हेडिंग डालिए,
हेडिंग डालिए कि कहाँ कहाँ पे उसके कहाँ कौन कौन से प्रोविजंस में है जो रिलेवेंट होगा, एक हेडिंग लिखिए। कितने वर्ड्स में लिखेंगे? 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इसलिए 200 में, फिर चीजें धीरे धीरे डाउन लेके आएंगे, ठीक है। अभी शुरुआत है आपके सीखने की, ठीक है, हो जाएगा ये। तो प्लीज इसका आंसर लिख के लाएंगे कल और मुझे दिखाएंगे, ठीक है, फिर मैं डिक्टेट करा दूंगा, ओके। जगह चाहो तो तुम चौक छोड़ सकते हो या फिर बाद में भी लिख सकते हो, लिख देना कि 2 पेज बाद पढ़े, और क्या। मैं भी ऐसे ही करता था, जब भी मेरे को कोई आंसर कोई आंसर लिखता था मैं, तो उसमें एक एरो लगा के लिखता था काइंडली रीड आफ्टर 2 पेजेस, बस, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं एडमिशंस। क्या स्टार्ट करते हैं? देखिए एडमिशन से स्टार्ट करते हैं, और एडमिशन इज वेरी रिलेवेंट टॉपिक। एडमिशंस को इंटरव्यू में, प्री में, मेंस में सब तरह पूछेंगे इसे, तो एडमिशन शुरू करते हैं। हम बात करते हैं एडमिशंस की। एडमिशंस क्या होते हैं उनको समझिएगा एक बार। देखिए आंसर राइटिंग एक आर्ट है। क्या है? आंसर राइटिंग तुम एक दिन में नहीं सीखोगे, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ, कोई भी आंसर मॉडल आंसर नहीं होता है। मैं हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ उन बच्चों के जो ये कहते हैं कि हम मार्केट से लाए, और वो सोल्ड बुक आती ना, बहुत सारे ऑथर्स की जो चलती है मार्केट में कि हम सोल्ड बुक लेके आए। सोल्ड बुक का मतलब होता है क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर लिखा हुआ है। तो उसके हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ। जो बच्चा टॉपर होगा वो कभी भी सोल्ड बुक वोल्ड बुक नहीं पढ़ता है, वो मेंस पढ़ता है, अपने नोट्स पढ़ता है। और नोट्स किससे तैयार है? अपनी बुक से तैयार है। तुम सोचो एक ही बुक है मार्केट में, जितने बच्चे मेंस देने गए 3-4 हजार बच्चे, उसमें से 2,000 बच्चों के पास तो वही सेम ही बुक है। कहां से तुम्हारे आंसर डिफरेंट होंगे? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, उनका भी एक अच्छा एफर्ट है, बाकी स्टेट के एग्जाम्स में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए कि आप कैसे दूसरों से बेहतर हो। आपको रैंक नहीं निकालनी तो कोई बात नहीं, फिर पढ़िए सोल्ड बुक से। आप कैटेगरी में हो, समझते हो खुद को पहले दिन से ही, तो पढ़िए सोल्ड बुक से। लेकिन अगर आप खुद को जनरल कंसिडर करके एग्जाम लिखोगे, खुद को ये मानोगे, देखिए आप मेरे लिए, आप सब लोग मेरे लिए जनरल कैटेगरी में हो। वो हाई कोर्ट देखेगा फाइनल लिस्ट बनाते समय तुम्हारी कैटेगरी क्या है। मेरे तो सारे बच्चे क्या है, जनरल कैटेगरी में। तो आंसर राइटिंग एक आर्ट है। जैसे आप खाना बनाना एक दिन में नहीं सीखते ना, पहले बहुत कबाड़ा करते हो, रोटी बनाना सीखते हो, तब नक्शे बनाते होंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के। वैसे ही सेम चीज है, आंसर राइटिंग भी यही चीज है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कॉमनली, मैं आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं लगातार 2-3 साल तक। अब जैसे एग्जाम नहीं आएगी 1-1.5 साल में, आ जाए अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत। 1.5-2 साल तक क्या करते हैं, सिर्फ प्री का पढ़ रहे हैं, एक भी आंसर राइटिंग को अटेम्प्ट नहीं करते। और लेकिन जब मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो फिर अब हाई कोर्ट देता है 45 दिन, 40-45 दिन। तो 40-45 दिन में तुम क्या सीख लोगे? क्योंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है। आप पहले दिन आंसर लिखोगे, उसमें 100 खामियां होगी, दूसरे दिन वापस लिखोगे, फिर तीसरे दिन फिर। तो ये एक प्रोसेस होता है कंटिन्यू, जो आपके आंसर्स को सुंदर बनाता है। अपने एक स्टूडेंट है, अब तुमको क्या नाम लूंगा, स्टूडेंट है, ही स्कोर्ड 77-78 इन प्रीलिम्स, बहुत ही ब्राइट बच्चे। मेंस में 97-98 मार्क्स आके अटक गई गाड़ी, क्योंकि जिंदगी भर 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, जिंदगी भर तैयारी उसी की करी है प्रीलिम्स की। तो एमसीक्यूज में तो अच्छा स्कोर बन रहा है, क्योंकि एमसीक्यू सोल्व करने की जो ट्रिक है, इतने इतने एमसीक्यू लगाए, उनको पता चल गया कि एमसीक्यू कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन मेंस भी तो है। तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो 4 चीजों में बनता है, लो पेपर 1, लो पेपर 2, हिंदी और इंग्लिश, और प्लस इंटरव्यू। अब 5 चीजों में से 4 तो तुम्हारे हाथ में ही है। जैसे वो आए थे उस दिन, सरिता आए थे, सरिता को इंटरव्यू में 12 नंबर ही मिले हैं, लेकिन उसने लो में अच्छा स्कोर किया है। जब लो में अच्छा स्कोर खींच लिया तो इंटरव्यू का फिर उनके वो नहीं रहा, फर्क नहीं रहा इंटरव्यू में उनको कितना स्कोर मिला है। लेकिन अल्टीमेटली शी हैज बिकम जज नाउ। इंटरव्यू में 12 नंबर बहुत कम है, सबसे कम मुझे लगता है उन्हीं को मिले हैं इस बार, उससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन उनको बहुत कम नंबर मिले इंटरव्यू में। और मैंने उनको बताया था कि थोड़ा इंटरव्यू आपका ठीक नहीं है। मैं पहले भी बोला था उनको कि इंटरव्यू थोड़ा ठीक नहीं है, इंटरव्यू संभालना आप अपना। और इंटरव्यू उनको कम मिले, फिर भी उनके स्कोर जो है
उनका कंपेरेटिवली स्कोर बहुत अच्छा है, मेंस में 130 था उनका, 129-30 स्कोर है उनका, और एससी की कट ऑफ कितनी गई है, 134-35 गई है शायद, इतनी कट ऑफ गई है उनकी, तो उनको 12 नंबर भी वहां से मिल रहे हैं, तो भी वो इजीली क्वालिफाई, उनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 6-7 नंबर चाहिए थे, बन गई वो अल्टीमेटली जज, क्योंकि उन्होंने मेंस में काम किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2-3 मेंस लिखे हुए थे। लेकिन तुम्हें, मैं नहीं चाहता कि तुम 2-3 मेंस लिख के, 2-3 मेंस लिखने का मतलब होता है 6 साल, 2-3 मेंस लिखने का मतलब क्या है आजकल, 19 इंटरव्यू दिया, 21 इंटरव्यू दिया, और ये तीसरा इंटरव्यू था उनका, समझ में ही बात। तो उनकी तो आंसर राइटिंग आएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम 3-3 अटेम्प्ट दे के वहां तक पहुंचो, मैं चाहता हूँ तुम पहले अटेम्प्ट में ही उसको क्वालिफाई करो, ठीक है। हम बात करते हैं एडमिशंस की। देखिए, एडमिशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एडमिशंस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इसका सेक्शन नंबर चेंज हो गया है। अर्लियर इट वाज सेक्शन 17। एडमिशंस जो हैं, एडमिशंस स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 15 टू 25। 15 to 25 पे, एक सेकेंड, ये हो गए नए सेक्शंस। ये क्या हो गए अब, नए सेक्शंस। अब कहां से कहा तक है, 15 to 21 और 25। क्योंकि क्योंकि बीच में क्या आ जाते हैं, 22 से 24 क्या आ गए अब, कन्फेशन, संस्वीकृति। हम संस्वीकृति को भी देखेंगे, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो एडमिशंस, तो एडमिशंस नाउ फ्रॉम 15 to 21 एंड 25, ये अब एडमिशन के नए प्रोविजंस हैं। अगर आप इसको आगे भी देखेंगे तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकृति, अलग है, अलग है, पार्ट नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसका रीजन बताऊंगा, अभी 10-15 मिनट का सब्र कीजिए। पहले मैं बात करता हूँ एडमिशन की। भाई एडमिशन होता क्या है, स्वीकृति होती क्या है। देखिए, दो तरह के एडमिशन होते हैं। एक होता है जुडिशियल एडमिशन, उसको हम बोलते हैं न्यायिक स्वीकृति। क्या बोलते हैं इसे, न्यायिक स्वीकृति। दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। इसको बोलते हैं अपन गैर न्यायिक स्वीकृति। क्या बोलते हैं, गैर न्यायिक स्वीकृति, गैर न्यायिक स्वीकृति। जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, गैर न्यायिक स्वीकृति। देखिए, जुडिशियल एडमिशन की जब मैं बात करता हूं, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं सीपीसी में, लेकिन हम देखें तो सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे एडमिशन की बात हो, लेकिन सीपीसी में है। लेकिन सिविल और क्रिमिनल लॉ का एक कॉमन सब्जेक्ट जो दोनों पे लागू होता है, वो क्या है, एविडेंस। तो एविडेंस एक्ट बात करता है एडमिशन की, एविडेंस एक्ट भी बात करता है एडमिशन की। आप इसमें प्रोविजंस लिखिए, ऑर्डर 8 रूल 5, ऑर्डर 8 रूल 5, ऑर्डर 8 रूल 10, ऑर्डर 12 रूल 6, ऑर्डर 12 रूल 6, ऑर्डर 10 रूल 1, सेक्शन 58, सेक्शन 58,
एविडेंस एक्ट, सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट, ये सारे क्या हैं? जुडिशियल एडमिशंस। एक लाइन लिख लीजिए, इन द कोर्स ऑफ प्लीडिंग, इसमें लिखिए इन द कोर्स ऑफ प्लीडिंग, इन द कोर्स ऑफ प्लीडिंग in the course of pleading or any admission made in the course of judicial pleading, or any admission made in the course of judicial pleadings, made in the course of judicial pleadings, न्यायालय में अभियोजन के दौरान, न्यायालय में अभियोजन के दौरान, या 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 न्यायिक अभियोजनों में स्वीकृति के रूप में, न्यायिक अभियोजनों में स्वीकृति के रूप में, न्यायिक अभियोजनों में स्वीकृति के रूप में, स्वीकृति के रूप में, स्वीकृति के रूप में किया गया स्वीकृति, किया गई स्वीकृति न्यायिक स्वीकृति कहलाती है, न्यायिक स्वीकृति कहलाती है, न्यायिक स्वीकृति कहलाती है, न्यायिक स्वीकृति कहलाती है। एक बार सीपीसी निकाल लीजिए प्लीज सारे बच्चे, और सारे प्रोविजन देखेंगे। सीपीसी निकाल लीजिए, दिस इज सेक्शन 58। नया वाला क्या बनेगा इसका? 53। सेक्शन 53 बीएस से एक देयर इज ए प्रोविजन, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर 5 और ऑर्डर 8 रूल, ऑर्डर 8 रूल 5। इसको देखिए, ऑर्डर 8 रूल 5 क्या बोलता है समझिएगा, पढ़ेंगे इनको। आज से थोड़ा अच्छा सीपीसी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ऑर्डर 6 आज स्टार्ट हो जाएगा अपना ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, ये तीनों चारों अच्छे ऑर्डर्स हैं। इसमें बहुत कुछ समझने का और समझाने का है। निकालिए एक बार ऑर्डर 8 रूल 5। ऑर्डर 8 रूल 5 की एक लाइन आपको मैं दिखाता हूं। इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक डिनायल। क्या बोलते हैं? ऑर्डर 8 रूल 5 का लगता है, इसको थोड़ा समझेंगे। दिस इज द कोर्स ऑफ सिविल प्रोसीजर। हम जब सिविल प्रोसीजर की बात करते हैं या फिर सिविल ट्रायल की बात करते हैं, आपने यहाँ पे प्लेंट फाइल करी सर। प्लेंट क्या होता है? कागज का टुकड़ा है, बस। वाद पत्र क्या है? कागज का टुकड़ा है जिसमें आपके कोर्स ऑफ एक्शन है, दावे हैं, बाकी चीजें। मान लीजिए 4 बातें आपने उससे मांगी, 4 बातें आपने उससे मांगी। प्लेंट, कोर्ट ने यहाँ पे समन इश्यू कर दिया, ठीक है। पार्टी यहाँ पे आई और उसने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, लिखित कथन फाइल किया, ऑर्डर 8 वाला। और जब रिटन स्टेटमेंट फाइल किया पार्टी ने अपना, समझिएगा, तो पार्टी ने पहले का जो फर्स्ट चीज थी उसका जवाब दे दिया, सेकंड चीज उसका जवाब दे दिया, लेकिन थर्ड चीज का कोई जवाब नहीं दिया। अगर पार्टी ने अपने रिप्लाई में उस क्लेम का कोई जवाब नहीं दिया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कि उसने डीम्ड एडमिशन कर लिया है, उसने उसको स्वीकार कर लिया है, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। क्या कर दिए? उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगर आपने इसके क्लेम का, जैसे क्लेम नंबर 3 का रिप्लाई नहीं है, तो कहने का मतलब ये कि भैया जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, उसने क्लेम नंबर 3 को कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया है। यहां तक ठीक है? तो ऑर्डर 8 रूल 5 बोलता है कि कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए सर? स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए। अगर आप कोई चीज मना कर रहे हो तो उसको स्पेसिफाई रूप से मना करो, आप उसको विनिर्दिष्ट रूप से उसका क्या करो? प्रत्याख्यान करो। आप अगर उसको एक्सेप्ट करो तो स्पेसिफिक रूप से एक्सेप्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ था, नहीं पहले था, अभी नहीं है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हाँ ना में नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी इवेसिव डिनायल।
एक बार ऑर्डर 8 रूल 4 पढ़ो, उसकी हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इवेसिव डिनायल लिखा हुआ है। इवेसिव डिनायल का मतलब होता है वाक्छल पूर्ण प्रत्याख्यान। वाक्छल पूर्ण मतलब होता है कि हाँ सर, वो कभी कहता है कि हाँ सर हमारा था, फिर बाद में बोलता है अल्टीमेटली हमारा नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो है क्लेम या फिर नहीं है क्लेम। जब भी आप ये फाइल कर रहे हो, या तो आप उसको काउंटर जवाब दे रहे हो मना करते हुए। लेकिन अगर आपने किसी चीज का मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया आपने किसी भी चीज का, और उसका जवाब यहाँ पे क्या है सर? मिसिंग है, 3 नंबर का जवाब। उसका मतलब क्या होगा कि पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सिंपल सी बात है। इसका एक प्रोवाइजो पढ़िए, इसका प्रोवाइजो बोलता है, इसका प्रोवाइजो पढ़िए ऑर्डर 8 रूल 5 का। इसका प्रोवाइजो बोलता है अगर कोर्ट चाहे, अगर ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो दूसरी पार्टी को साबित करने के लिए कह सकता है। दूसरी पार्टी को क्या करने के लिए कह सकता है? चलो उसने तो रिप्लाई नहीं किया, उसने तो चीज को एडमिट कर लिया। उसने तो क्या कर लिया? उसने क्या कर लिया? चीज को एडमिट कर लिया, ठीक है ना। उसने रिप्लाई नहीं किया मतलब उसने मान ली वो बात। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को बोल सकता है कि चल साबित कर पॉइंट नंबर 3 को। ऐसा है, एक केस ऐसा हुआ जिसमें एडवोकेट्स मिल गए। अब कोर्ट को समझ में आ रहा है कि यार इसका रिप्लाई क्यों नहीं किया। कोर्ट ने पूछा कि यार इस चीज का रिप्लाई क्यों नहीं किया आपने, इस वाले पॉइंट का। एडवोकेट भी कुछ नहीं बोल रहे। तुमको पता चल चुका है कि भैया देयर समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है भैया। क्या पता पार्टीज जो है उनका तो क्लेम ही पूरा पॉइंट नंबर 3 पे ही बेस्ड हो। प्लेंटिफ का मान लीजिए क्लेम ही पूरा पॉइंट नंबर 3 पे ही था, या फिर पॉइंट नंबर 3 पे उसका क्लेम था, और उसने पूरे मेन जो इशू था उसी को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कोर्ट पूछ सकता है ना कि वकील साहब आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। यहाँ पे वकील साहब ऐसे कर मुंह बना रहे हैं, और क्या। तो कोर्ट को समझ में आ गया कि क्या चक्कर है। तो कोर्ट बोल देगा इसको, भाई डिफेंडेंट जो है, अब डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी को क्या पता कि क्या जवाब दे रहा है नहीं दे रहा वकील। हो सकता है ना कि अभी पार्टीज क्या पढ़ी लिखी होती है, तुम बताओ मुझे। 80% केसेस में तो पार्टी को कुछ पता ही नहीं क्या चल के आ रहा है कोर्ट के अंदर। सिविल केसेस में, क्रिमिनल में तो फिर भी आदमी सीख जाता है क्योंकि खुद जेल में रहता है ना, तो आदमी माथा लगा लेता है। लेकिन सिविल केसेस में तो केस चल रहा है, वकील साहब देख रहे हैं, लेकिन वकील साहब ने रिप्लाई नहीं किया तो कोर्ट पूछ लेगा उसको, चल ठीक है उसने तो उस चीज का रिप्लाई नहीं किया ना। मतलब एडवोकेट मिल गए, कहने का मतलब यही हुआ ना। एडवोकेट मिल गए, उसको पैसा पहुंच गया है, तो वकील साहब पूछ लेंगे इसको, जो जज साहब पूछेंगे कि चल ठीक है उसने तो कोई रिप्लाई किया नहीं, लेकिन तुम इस कोर्ट की खुशी के लिए इस पॉइंट नंबर 3 को साबित कर चल, तभी हम एडमिशन मानेंगे। तभी क्या मानेंगे? एडमिशन मानेंगे, स्वीकृति तभी मानेंगे। और देखिए स्वीकृति एक ऐसी चीज है, एक एडमिशन एक ऐसी चीज है जिसपे ऑन द स्पॉट जजमेंट आ जाता है। कौन सा वो है सर, बताइए। ऑर्डर 12 रूल 6, देखिए 12 रूल 6, एडमिशन पे सीधा क्या आता है? एडमिशन पे सीधा जजमेंट आ सकता है। क्योंकि 12 रूल 6 बोलता है कि अगर किसी पार्टी ने कोई चीज एडमिट कर ली है तो उस पर क्या दे सकते हैं? सीधा फर्स्ट हैंड जजमेंट दिया जा सकता है। बात समझ में आई? तो कोर्ट क्यों पूछना चाहता है? देखिए अगर मेन इशू ही पार्टी उसका रिप्लाई नहीं कर रही तो कोर्ट को तो पता ही है ना कि भैया क्यों नहीं कर रही रिप्लाई। तो कोर्ट के पास में ये भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि देखिए जज साहब जो होते हैं वो मूर्ख नहीं है, नहीं वो अंधे हैं, उनको दिखता सब कुछ है, लेकिन वो वकीलों के आगे टांग नहीं अड़ाते। लेकिन अगर लग रहा है कि बहुत ग्रोस इनजस्टिस हो रहा है तो ये प्रोवाइजो इसीलिए लेके आए हैं कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया किसी चीज का तो ये भी क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिफेंडेंट का वकील क्या कर रहा है? एडमिशन कर रहा है ना एडमिशन। अगर कोई चीज को रिप्लाई नहीं है तो उसको उसको भी हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कहते हैं डीम्ड एडमिशन, स्वीकृति का माना जाना, स्वीकृति का माना जाना। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया प्लेंटिफ के उस पॉइंट का जो आपको करना चाहिए था, भाई 4 इश्यूज ने रेज किए थे अपने प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट के अंदर, अगर डिफेंडेंट प्रतिवादी 3 पे रिप्लाई करते, 1 का रिप्लाई मिसिंग है, तो उसका मतलब क्या है कि उसने एडमिशन कर लिया। ऑर्डर 8 रूल 5 पढ़ लीजिए एक बार। Every allegation of fact of the plaintiff, if not denial specifically by the necessary implication or stated to be admitted to be pleading of the defendant, shall be taken to admitted except against person under
डिसेबिलिटी डिसेबल लोगों पे लागू नहीं होता, बाकी सब पे ठीक है। हमको मतलब ही नहीं है डिसेबिलिटी से अभी। और यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है, ये कौन सी डिसेबिलिटी है? अरे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, निज योग्यता लिखी हुई ना इसने, ये कौन सी डिसेबिलिटी है? ये है लीगल डिसेबिलिटी, ये फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। लिमिटेशन एक्ट याद करो, सेक्शन 6, 7, 8, ये कुछ याद है नहीं है? ऐसा भैया सब भूल गए हो? इंडियन लिमिटेशन एक्ट याद करो, सेक्शन 6, उसकी बात कर रहा है ये। इसका हमारा यहाँ वास्ता नहीं है। तो तुम लॉ को पूरा पढ़ लोगे ना तो तुम लगेगा यार सब कुछ तो एक ही है, क्योंकि लॉ बहुत लॉजिकल तरीके से बनाया जाता है। इलॉजिकल होता है क्या लॉ कभी? तो कुछ भी बना दिया आके। क्योंकि वो लीगल डिसेबल आदमी है, उसके अगेंस्ट कैसे आप मांग लेंगे एडमिशन? समझ में आई बात? और आप इसका एक्सेप्शन भी पढ़ लीजिए, प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन रिक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। परंतु इसे स्वीकार किए गए किसी भी तथ्य के ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय विश्वास के अनुसार कर सकेगा। अब आप एक चीज, आपको एक मिरेकल दिखाऊंगा इस लॉ के अंदर। ऑर्डर 8 रूल 5 और सेक्शन 53 का जो एक्सेप्शन है, इसका जो अपवाद है या परंतु है, जो भी आप इसको कहो, इसमें इजेमार का भी डिफरेंस नहीं है। ऑर्डर 8 रूल 5 का एक्सेप्शन और सेक्शन 53 का एक्सेप्शन, जाके एक बार एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 53 का अपवाद देखिए और ऑर्डर 8(5) का अपवाद देखिए। इजेमार का भी अंतर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्रोविजन क्या चाहते हैं? दोनों प्रोविजन चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रोटेक्ट करना। दोनों प्रोविजन क्या चाहते हैं सर? ओडी एल्टरम पार्टम को इंश्योर करना, क्योंकि दूसरी पार्टी को सुना जाए। समझ में आई बात? अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये तो सबसे मेन इश्यू था, इसके ऊपर तो पूरा आर्ग्यूमेंट्स होना था, इसी को अगर पार्टी एडमिट कर रही है तो देयर इज समथिंग फिशी। ऐसे कैसे हो सकता है? इस पे तो पूरा दावा है, पार्टी से उस दिन बात करी होगी जज साहब ने, आज पार्टी ने एडमिट कैसे कर लिया? और साबित करने का भार प्रतिवादी पर नहीं होगा। समझ में आई ये बात? कौन प्रूव करेगा? प्लेंटिफ प्रूव करे, उसने तो एडमिट कर लिया, चल मान ली बात, लेकिन फिर भी तू प्रूव कर, क्योंकि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। आपको दोनों प्रोविजंस में इजेमार का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 53 का एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शन व्हिच इज गिवन अंडर ऑर्डर 8 रूल 5, उसके प्रोविजन में भी देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्रोविजंस, एंड दीस टू प्रोविजंस आर वेरी प्लेनरी इन नेचर। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा एडमिशन क्या होता है? ये जो एडमिशन हम जो कर रहे हैं, जुडिशियल एडमिशन इसलिए लिखा मैंने क्योंकि सारे एडमिशन हम कहाँ कर रहे हैं? बाय द वे ऑफ प्लीडिंग कर रहे हैं। और क्रिमिनल केसेस में भी क्या होता है सर? क्रिमिनल केसेस में हम क्या पढ़ेंगे? क्रिमिनल केसेस में हम क्या पढ़ेंगे सर? अगर क्रिमिनल केसेस में अगर कोई आदमी एडमिशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? कन्फेशन। कन्फेशन सिविल केसेस में नहीं होता क्या? मुझे बताओ, मैं तो जनरल नॉर्मली पूछ रहा हूँ। कल एक एडवोकेट आए थे, तुम दिन में एक लड़की है, बिलवाड़ा से है वो कल वो भी फेल हो गई आरजेएस के इंटरव्यूज में। वो अपने पास इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थी, और एक आरपीसी के मेंबर बैठते हैं इंटरव्यू में। जब आप जाओगे ना आरजेएस के में, तो एक आरपीसी के मेंबर कुछ बैठेंगे, वो आपके एलएलएम के पीछे पड़ जाएंगे, या आपके कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्टा सीधा प्रोविजन था कि आपसे पूछने लग जाएंगे। तो उस लड़की कैसे करके इंटरव्यू बिगड़ गया, उसको 90 नंबर मिला, बहुत ही ब्राइट लड़की थी, उसको 4 नंबर कम पड़ गए फाइनल सिलेक्शन में। वो कल आई थी मिलने, तो उनके एक दोस्त भी आए थे, तो मैं ऐसे कह रहा था कि हाईकोर्ट ने ऐसे कुछ ऑर्डर दिया, तो वो कह रहे थे सर 151 पे मैंने एफआईआर क्वाश होते हुए देखी है। किस पर? 151 पे क्वाशिंग ऑफ एफआईआर हो गई। छोड़ो, तुम क्या बताओ, ठीक है चलिए आगे पढ़िए, कोई बात नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है। 151 पे एफआईआर क्वाशिंग हो गई, ये ऐसा कह रहे थे वो मेरे को। चलिए आगे चलिए, छोड़िए इन सब बातों को। कुछ भी हो सकता है भैया, हाई को कुछ भी हो सकता है।
तुम बस लो पढ़ो यार, तुम लो पढ़ो, तुम अच्छे से अच्छा लो पढ़ो बस। नहीं हो सकता। संस्वीकृति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन का सिंपल से, देखो कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी। अभी कन्फेशन नहीं पढ़ा रहा मैं, 2-5 मिनट सब्र करो, कन्फेशन नहीं पढ़ाऊंगा। और कन्फेशन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो एविडेंस में जो कन्फेशन दिया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो कन्फेशन दिया हुआ है, यह है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इट इज नॉट ए जुडिशियल कन्फेशन विच इज गिवन अंडर दिस अधिनियम। इस अधिनियम में कौन सा कन्फेशन दिया है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अभी मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, तुम सुनो बस, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या होता है, इसको समझेंगे। यहां तक समझ गए तो समझ में आ गया ना सर, प्लीडिंग के थ्रू कैसे होती है भाई, एडमिशन कैसे होता है, स्वीकृति कैसे होती है। स्वीकृति मतलब स्वीकार कर लेना कि हाँ सर हम मानते अपना क्लेम, जाओ। गैर न्यायिक स्वीकृतियां। गैर न्यायिक स्वीकृति क्या होती है इसको समझिएगा। वो स्वीकृति वो एडमिशन, लिखिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए, दोज एडमिशंस which are not made in judicial proceeding, which are not made in judicial proceedings, which are not made in judicial proceeding, those admissions which are not made in judicial proceeding, वे स्वीकृतियां जो कि जो कि जो कि न्यायिक कार्रवाई में नहीं दी गई है, न्यायिक कार्रवाई में नहीं दी गई है, न्यायिक कार्रवाई में नहीं दी गई है, न्यायिक कार्रवाई में नहीं दी गई है। मतलब तो न्यायिक कार्रवाई में कौन कौन सी स्वीकृति दे रहे हैं हम लोग? 15 से 21 दे रहे हैं और 25 दे रहे हैं। अरे न्यायिक कार्रवाई में क्या क्या दे रहे हैं हम लोग? मतलब ये जो एडमिशन है ये किसमें है सर? ये ही जुडिशियल प्रोसीडिंग में है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में कौन सा? जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो आप एडमिशन कर रहे हो वो कहां पे है? सिर्फ 15 से 21 में और 25 में, समझिएगा। कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एडमिशंस नहीं हो रहे हैं? वो है 22 से लेकर, ये 3 सेक्शन है, 22 से लेकर, और ये जो 22 से लेकर 23 है, ये जो एडमिशंस हैं इसी को हम लोग अल्टीमेटली क्या कह देते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इसी को हम क्या कह देते हैं? क्योंकि है तो वो क्या, देखिए नाम अलग अलग दे दिया है। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है जो कि कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में सिर्फ कौन कौन से हो रहे हैं? 15 से 21 या 25। मैं डायग्राम को सही से बना देता हूँ ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर मेरे माथे आओगे। जितने भी चीज है ना सर, ये सब किसके है? न्यायिक स्वीकृति है, जुडिशियल कन्फेशन है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है सर? 22 से लेकर, दिस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। क्योंकि ये जुडिशियल रिकॉर्डिंग पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये जो एडमिशन हो रहा है आपका, लेकिन इसी एडमिशन को हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, वो क्या है? कन्फेशन, संस्वीकृति। बात समझ में आई? अब यहीं से जन्म होता है कन्फेशन का, यहीं से जन्म किसका होता है? कन्फेशन का। डायग्राम बनाते चलो बस। कन्फेशन का जन्म होता है, और कन्फेशन क्या होता है वो समझिए। कन्फेशन का मतलब होता है एडमिशन ऑफ ए गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड। एडमिशन अगर तुमको कन्फेशन पूछे इंटरव्यू के अंदर, एक लाइन में बताना है तो सिर्फ एक लाइन में ये बोलना बताना, कन्फेशन इज ए गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड। कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ ए गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड। कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ ए गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड व्हाटएवर क्राइम ही डिड। ठीक है। कन्फेशन 2 तरह का होता है। संस्वीकृति जो होती है वो 2 तरह की होती है। ये भी होता है सर जुडिशियल कन्फेशन। ये कहां दिया हुआ है सर? 164 न्यायिक संस्वीकृति। ये कहां दिया हुआ है? 164 सीआरपीसी।
164 सीआरपीसी पढ़ा है आप लोगों ने? किसने पढ़ा 164 सीआरपीसी? कभी जिंदगी में कभी पढ़ा है 164 सीआरपीसी? जो लोग लास्ट ईयर 2025 में कौन कौन से बच्चे अपेयर होंगे एग्जाम में, अगर 25 में वैकेंसी आती है तो टाइम मत खराब करो, जाओ और ऊपर जाके वो जो क्लासेस चल रही है एपीओ की, वो क्लासेस लो, वो क्लासेस लेना स्टार्ट करो, क्योंकि बीएनएसएस लेट आएगा, अपने इस बैच में लेट आएगा बीएनएसएस। दो बड़े सब्जेक्ट है जिन्होंने रोक रखा है पूरी कहानी, एक तो बीएनएस और एक बीएनएसएस। यहाँ पे लेट चलेगा, लेकिन जाके पढ़ो वहां, एग्जाम आ गई बीच में तो फिर दिक्कत मत कर देना खुद के। जो बच्चे 25 में अपेयर हो रहे हैं, 25 में अपेयर हो रहे हो आप भी, अगर आपको पता हो तो, सेकेंड ईयर चल रहा है ना अभी, या थर्ड आ गए? थर्ड आ गए ना, 25 में आपका भी वो है और आपका भी, तो प्लीज जाओ क्लासेस लो। और कल को वैकेंसी आ गई तो फिर ये मत कहना कि सर कोर्स नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, होशियार है, क्योंकि तुमको तो एक्सेस दिया हुआ है ना सारे बैचेस का, तुम तो फाउंडेशन के बच्चे हो, तुम्हारे पास तो एपीओ का भी एक्सेस है, तुम्हारे पास तो जो बीच में क्रैश कोर्स था उसका भी एक्सेस, सबका एक्सेस है तुम्हारे पास, किसी भी बैच में जाके क्लासेस ले लो। उसके लिए क्या लगती है? मेहनत, और मेहनत अपन करना चाहते हैं नहीं, तो फिर अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। और पढ़ाया मैंने ही है तो मतलब आपको मिलेगा, कंटेंट है वहां पे। जाके आईपीसी लो और ये लो, सेक्शन नंबर ऊपर नीचे हुए हैं सारे, लेकिन उसको कवर किया जा सकता है सेक्शन नंबर ऊपर नीचे होने के। 25 में गलती से अगर वैकेंसी आ गई उसके चांसेस कम है, लेकिन क्या पता इनका दिमाग है जो, देखिए चीफ जस्टिस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस वो सोच का है, वो थिंकिंग है उसकी कि हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, भले से 70-80 पोस्ट की है, लेकिन वैकेंसी हर साल निकालेंगे, क्योंकि इनको कंक्लूड करने में कितना टाइम लगा है? 4 महीने लगे, 4 से 5 महीने। अरे रिजल्ट आ गया नवंबर में, वैकेंसी कब आई थी? अप्रैल में, अप्रैल में आई थी ना, अप्रैल में वैकेंसी आई, जून में एग्जाम हुआ, तो आप जून से काउंट करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5-6 महीने में कंक्लूड खत्म। इनको फर्क नहीं पड़ता, अगर हर साल वैकेंसी भी निकालेंगे ना तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर के लिए अपेयर हो रहे हैं, जो 25 में एलिजिबल है, तो प्लीज वो लोग थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि कॉलेजेस से आपको कोई बर्डन नहीं है अटेंडेंस का, और ये सब बर्डन आपको है नहीं, क्योंकि 25 में अगर वैकेंसी फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, उस टाइम पे करोगे फिर अभी कर लो, अभी फ्री हो, लेके 4-4 घंटे क्लास लेना, और सुनना ही तो है, स्पीड बढ़ा दो थोड़ी। कौन सा तुम लोग एक पे सुनते होंगे पूरी क्लास को 2 घंटे तक, ऑनलाइन वाले बच्चे को तो मैं जानता ही हूँ। तो सर जुडिशियल कन्फ्यूजन होता है 164 सीआरपीसी। 164 सीआरपीसी किसके सामने होता है? ये कन्फ्यूजन बोलते हैं इसको हम लोग। अब इसका जो भी कोरिलेटेड प्रोविजन है बीएनएसएस के अंदर, वो तुम लोग लग जाके देख लेना। यहां से कन्फ्यूजन का जन्म होता है। क्या होता है? एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फ्यूजन, जिसको ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, इसको बहुत से ऑथर्स क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन भी कह रहे हैं। और ये क्या है? 22 से 24 भारतीय साक्ष्य, तो देयर इज ए चेन जो मिल गई है सारी आके एक जगह पे। कन्फ्यूजन मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, जिसको देते हैं कन्फ्यूजन। और एक प्रोसेस होता है उसका, पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि उसे पूछते हैं, उसको समझाते हैं कि मत कर, तेरा काम नहीं है। इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है 164(4) के अंदर। अगर कोई कन्फेशन से मना कर देता है 164(3) के अंदर, तो उसको पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी भेज देते हैं। देयर आर सो एंड सो फॉर वेरियस प्रोविजंस, हम उनको सबको नहीं डिस्कस कर रहे। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो कन्फेशन होता है किसके सामने होता है? मजिस्ट्रेट सामने होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनके सामने होता है सिर्फ कन्फेशन। डन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो 22 से 24 में दिया हुआ है, तुमको अगर समझ में आ रहा हो कहानी, तो चले तो हम एडमिशन से थे, लेकिन वो एडमिशन जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं हो रहे हैं, वो एडमिशन जो कि न्यायिक कार्रवाई पे नहीं हो रहे, उसी को हम क्या कह रहे हैं?
कन्फेशन, वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ना समझ में आई? तो कन्फेशन की कोई डायरेक्ट डेफिनेशन भी नहीं है। अगर आप ये डायग्राम अच्छे से बना रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था कि एडमिशंस क्या होते हैं। एडमिशंस दो तरह के होते हैं, जुडिशियल एडमिशंस जो कि 15 से 21 और 25 में दिए हुए हैं। दूसरा हमने देखा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या होते हैं। इसी को हमने दूसरे शब्दों में क्या कहा? इसी को हमने दूसरे शब्दों में कहा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक संस्वीकृति, इसी को बोलते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर एक्स्ट्रा जो जुडिशियल एडमिशंस हैं उनको जुडिशियल कन्फेशन क्यों नहीं कहते? कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? अरे कह सकते नहीं कह सकते? बोलो, कह सकते हैं क्या? क्या जुडिशियल एडमिशंस को, सवाल ये है मेरा, क्या जुडिशियल एडमिशंस को ही हम जुडिशियल कन्फेशन बोल सकते हैं? सवाल ये है, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि एडमिशन जो बेसिकली टर्म है वो सिर्फ सिविल केसेस में यूज होता है, कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में यूज होता है। समझ में ही बात? लेकिन जो चीज ऑन द रिकॉर्ड नहीं आ रही उसको तो कुछ भी कहो। जो चीज क्या नहीं आ रही है? ऑन द रिकॉर्ड। और ऑन द रिकॉर्ड क्या नहीं आता है? 22 से 24। पुलिस को जो भी स्टेटमेंट दोगे वो ऑन द रिकॉर्ड आएंगे क्या? नहीं, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर ही नहीं है। आप पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हो, पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या वो चीज रिलेवेंट होगी? नहीं, वो चीज रिलेवेंट भी नहीं होगी। हाँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हो रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए जुडिशियल या फिर मजिस्ट्रेट के सामने हो रहे हैं। अब पुलिस वाले को आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, वो रिलेवेंट नहीं है। कहाँ से रिलेवेंट नहीं है? क्योंकि लिखा हुआ है इसमें। चलो, चलिए, बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम। कहाँ से शुरुआत करें? टॉपिक बहुत बड़ा है। क्रिमिनल केसेस में एडमिशन होते हैं क्या? नहीं, क्रिमिनल केसेस में एडमिशन नहीं होते, सिविल केसेस में एडमिशन होते हैं। लेकिन एक प्रोविजन ऐसा है जो छुपके बैठा है सबके बीच में। जो सबके बीच में क्या बैठा है? छुपके बैठा है, और छुपके सारे काम कर रहा है, जो सिविल को भी ऑपरेट कर रहा है और क्रिमिनल को भी ऑपरेट कर रहा है। वो प्रोविजन क्या है सर? सेक्शन 53। क्योंकि देखिए एविडेंस एक्ट जो है वो दोनों पर लग रहा है। वो एविडेंस एक्ट सिविल पे भी लगता है और 53 निकालिए एक बार। उसकी लैंग्वेज से आपको कहीं पता नहीं लगेगा कि सिर्फ सिविल की बात करता है। 53 निकालिए। देखिए 53 देखिए। 53 में 3 पार्ट्स हैं। अभी मैं 53 को नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन 53 में एक बार देखिए। 53 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो अंडरलाइन करेंगे। पहला पार्ट तो ये है, जहां पे लिखा हुआ है ना, एजेंट्स एग्री टू एडमिट द हियरिंग। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट ये है इसका। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ 53। दूसरा पॉइंट देखिए, बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर विद देयर हैंड्स। लिखा हुआ है बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स। दिस इज द सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट देखिए, बाय द एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड। तो ये ऑर्डर 8 रूल 5 की बात कर रहा है। ये 3 रूल्स हैं सर इसके। लेकिन साक्ष्य अधिनियम जो है, आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 53 अगर देखो तो ये सिविल और क्रिमिनल दोनों को ऑपरेट करने की क्षमता है इस सिंगल सेक्शन के अंदर। ये सिविल क्रिमिनल दोनों को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसके तीनों एलिमेंट्स देखोगे तो ये स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सिविल की। इसने क्रिमिनल का जिक्र नहीं किया है। यह है क्या? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ सिविल पे ही अप्लाई होते हैं। जनरली हम कहते हैं कि एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है। तो साक्ष्य अधिनियम का तो मेन फंडा यही है कि भैया दोनों पे लगेगा, सिविल पे भी लगेगा और
क्रिमिनल पे लगेगा, चले जाइए कि अरे नेचर स्कोर के लिए कोई पूछने की जरूरत नहीं होती है, स्कूल नहीं चल रहा है, आपको जो करना है करो। द थिंग इज, ये 3 पार्ट्स में मैंने आपको जो अंडरलाइन करवाई, ये 3 पार्ट स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टीज या उसके एजेंट मिलकर एडमिट कर रहे हैं किस चीज को, या फिर पार्टीज ने कोई चीज लिख के दी है, या फिर रूल्स ऑफ प्लीडिंग के थ्रू कोई एडमिशन चल रहा है, तो सिर्फ 53 किस पर लागू होता है, ना कि, और ये प्रोविजन छुप के बैठा है सब में। बात समझ में आई? कल एडमिशन स्कोर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। एडमिशन कन्फेशन का डिफरेंस भी हमें पढ़ना है, ठीक है? अब थोड़ा सा कोर्स ना तेज भागेगा। तेज क्यों भागेगा? क्योंकि जो समझाने की चीजें थी, बहुत फैक्चुअल चीजें वो हो चुकी है, अब ज्यादा समझाने का कुछ काम बचता नहीं है, लिखने का काम ज्यादा है। कल आंसर दिखा देना मुझे, फिर मैं डिक्टेट कराऊंगा।